चलिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ में हम क्या देखेंगे कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, यानी दो बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य कितना फोर्स लगता है, उनके बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो हम देखेंगे। तो पॉइंट चार्ज पहले हमको समझना पड़ेगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज अर्थात बिंदु आवेश। ठीक है, तो जब दो आवेश, मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी इन आवेश के साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा है, यानी आवेश का साइज बोलने का मतलब ये है कि आवेश का मैग्नीट्यूड या इनकी क्वांटिटी या इनकी वैल्यू, यानी चार्ज बहुत छोटे छोटे हैं और बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि ये पॉइंट चार्ज है। यानी कि अगर मान लो दो बहुत बड़े चार्ज हैं और बीच की दूरी बहुत कम है तो आप उनको पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे। दो चार्जेस को आप कब पॉइंट चार्ज कहेंगे? यदि उनके बीच की दूरी उनके साइज या उनके वैल्यू या उनके मैग्नीट्यूड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। जैसे दो शहरों को पॉइंट सिटी कब कहोगे बताओ? खैरागढ़ भी बहुत बड़ा शहर है ना, और उधर एकदम दूर तरफ जाओगे, मान लो बिलासपुर, वो भी बड़ा शहर है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ दोनों को आप पॉइंट सिटी कह सकते हो। दोनों शहर इतने बड़े बड़े होने के बावजूद भी आप उनको पॉइंट कह सकते हो। क्यों बताऊँ? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी वो शहरों के साइज की तुलना में तो बहुत ज़्यादा है ना। नहीं समझ में आया क्या? तो वैसे ये दो पॉइंट चार्ज हो गए। अब इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है सर, इसको जानने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया था जिसको कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। और ये नियम कहता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स, यानी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों चार्ज की जो वैल्यू है, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उनके बीच की जो दूरी है, मान लो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी मान लो r है, तो दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों के गुणनफल के समानुपाती, और दोनों के जो बीच की दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि 1/, में लिखेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/, करके लिखना, और दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया कि नहीं? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर हो गया? अब दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब जितनी मैंने यहाँ पे बातें कही उसको मैंने थ्योरी रूप में भले नहीं लिखी है, लेकिन मुंह से तो बोलिएगा। आपको जब लिखना है तो पूरा थ्योरी लिखना है, इस नियम के अनुसार पूरा लिखना है। पॉइंट चार्ज की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, आप हो सके तो पॉइंट चार्ज की भी डेफिनेशन लिखिए कि किसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज, किसको बोलते हैं बताइए? जब दो आवेशित पिंडों के बीच की दूरी उनकी विमाओं की तुलना में बहुत ज्यादा हो, यानी उनकी वैल्यू की तुलना में उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, दूरियां ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स साइज। समझ में है? तो हम उन चार्जेस को क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। क्लियर है आप? और इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? कूलॉम्स ने। ठीक है, तो आप ये भी लिख देंगे कौन से सन में दिया था, तो वो भी आपके बुक में गिवन होगा, शायद 1785 है ना, तो वो भी आप लिख देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। ओके, अब सुनिए, तो वो पूरा सेंटेंस आपको लिखना है पूरा। अब चलिए मैं दोनों को कंबाइन करके लिखता हूँ। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इंग्लिश में बोलेंगे द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड्स, बोथ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पूरा अच्छे से याद करके आपको लिखना है, याद करने के पहले समझना है। ठीक है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करेंगे तो क्या होगा सर? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक बार लिखेंगे, जो ऊपर है उनको ऊपर रहने दो, Q1 Q2 ऊपर है तो ऊपर रहने दो, R स्क्वायर नीचे है तो नीचे कर दो। क्लियर है? अब हम जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं
तो एक कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ले रहे हैं के, तो ये के कांस्टेंट हो गया और ये आर स्क्वायर। डाउट है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं के। ये जो के है उसकी वैल्यू हर सिस्टम में अलग अलग होती है। सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप पढ़े होगे, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, है ना। मात्रकों की पद्धतियां हम लोग पढ़े ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां। एसआई पद्धति में के का मान अलग होगा, सीजीएस पद्धति में के का मान अलग होगा, हम उसकी अब चर्चा करेंगे। क्लियर है? ये फोर्स है, फोर्स की वैल्यू हमने पता कर ली। अब हम देखेंगे कि ये के जो समानुपातिक नियतांक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हम लोग जो लिए हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हम लोग लिए हैं, उसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम, जो डिफरेंट सिस्टम, सॉरी है ना, मीडियम नहीं सिस्टम, तो डिफरेंट सिस्टम्स में अलग अलग होती है। चलिए देखते हैं उसको। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर अगर हम बात करें एसआई सिस्टम की, इन एसआई सिस्टम, है ना, हम देखने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ के। ये जो के जो है स्मॉल के मैंने लिया हुआ है, उसकी ऐसे सिस्टम में क्या वैल्यू होती है। तो चलिए ऐसे सिस्टम में के की वैल्यू सब ध्यान देंगे, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, ठीक है, और एप्सिलॉन 0 लिखा हूं मैं। व्हाट इज एप्सिलॉन 0 हियर? यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है हम समझते हैं। चलिए 4 जानते हैं, 4 पाई भी जानते हैं, लेकिन एप्सिलॉन 0 क्या है वो हम समझते हैं। एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं सर? सुनो, ये है, पहले मैं हिंदी में लिख लेता हूं, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और, अब बोलोगे सर आपने एप्सिलॉन 0 के बारे में जो बताया वो तो चलो हमको समझ में आ गया कि एप्सिलॉन 0 का मतलब ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? परमिटिविटी मतलब क्या होता है आपको पता है? परमिटिविटी मतलब ये होता है कि परमिशन, परमिटिविटी परमिशन शब्द से बना है, और परमिटिविटी मतलब होता है कि कितनी आसानी से एयर और वैक्यूम में ये फोर्स एक दूसरे को, मतलब ये जो चार्जेस एक दूसरे को फोर्स लगा पाएंगे, कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर सकती हैं। परमिटिविटी मतलब होता है परमिशन देना चलने की, फ्लो होने की, फोर्स लगाने की। समझ में आ रहा है? तो ये शब्द का एप्सिलॉन 0 क्या है आप लोग देख ले रहे हो, क्या है एप्सिलॉन 0? वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम जो भी है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इसका क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बताओ 8 पॉइंट, चलो एप्सिलॉन 0 पहले यहाँ से निकालो, एप्सिलॉन 0 को उधर ले जाओ, के को नीचे लाओ, तो कितना होगा 1/4 पाई के, है ना, 1/4 पाई के। ये एप्सिलॉन 0 का फॉर्मूला निकला, और एप्सिलॉन 0 की आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है वो देखो, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना आप एप्सिलॉन 0। यस, न्यूटन मीटर स्क्वायर दोनों नीचे हैं। क्लियर है? यहाँ पे जो के हमने लिखा था उसका भी यूनिट लिख देते हैं, जस्ट इसका उल्टा होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, बिकॉज के यहाँ आप नीचे आ गए, है ना, एप्सिलॉन 0 पहले नीचे था, इसलिए इसकी यूनिट जस्ट उल्टी होगी। ये माइनस नहीं है, डैश है, याद रखना इस बात को, है ना। वैल्यू याद रहेगी एप्सिलॉन 0 की, ओके पक्का? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखनी है, कंपलसरी चीज ही नहीं है यहाँ पे लिखने की। हमको तो के की वैल्यू से मतलब था सर, आइए के की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताया, आपको याद रखना है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू इतनी होती है। चलिए के की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, के की वैल्यू कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखनी है। चलिए समीकरण 1 में रखो, के की वैल्यू को बताओ कितना मिलेगा। F इज इक्वल्स टू 1/4, देखो के की वैल्यू कौन सा सिस्टम में निकाल रहे हैं अपन? ऐसे सिस्टम में, याद रखना इस बात, कहीं समझ में आ रही है मेरे को? बहुत सरल है, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लेना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर जो बची चीजें उसको लिख लो आप, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जिंदगी भर याद रखना। यहाँ फोर्स न्यूटन में है, किसमें है? न्यूटन में, बिकॉज हम ऐसे सिस्टम में लिख रहे हैं, और ऐसे सिस्टम में फोर्स की यूनिट
न्यूटन होती है, याद रखना। Q1 Q2 कूलॉम में है, मतलब मात्रक में आपको बता रहा हूँ। ये जो दूरी r है वो मीटर में है, दूरी r किस में है, मीटर में। Q1 Q2 कूलॉम में है, फोर्स है न्यूटन में, बिकॉज ऑल क्वांटिटीज आर इन SI सिस्टम। सभी राशियां कौन से सिस्टम में है, SI पद्धति में है, तो इसको याद रखना है आपको। क्लियर हुआ? कोई डाउट है क्या? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज अभी हम ऐसे सिस्टम में ना, अभी हम ऐसे सिस्टम में, अभी भी हम लोग ऐसे सिस्टम में बने रहेंगे। फिलहाल हमको थोड़ी और बातें करनी है। अभी यहाँ पे एक बात बच गई है, मैंने यहाँ पे ये मान के यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसमें मैंने जो एप्सिलॉन जीरो लिखा है, के की वैल्यू मैंने लिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। के की वैल्यू मैंने लिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, जहां पर एप्सिलॉन जीरो के बारे में मैंने क्या कहा कि एप्सिलॉन जीरो क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो तुम लोग बोलोगे सर आपने वायु या निर्वात क्यों लिखा? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा कि अभी फिलहाल ये दोनों चार्जेस के बीच में कुछ और नहीं है सिवाय हवा के। मतलब अभी इनके बीच में कौन है, हवा है, एयर है, मतलब कुछ नहीं है, कोई अनदर मीडियम नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हमारे आपके बीच कुछ नहीं है, मतलब हवा तो है कम से कम, तो वैसे ही इन चार्जेस के बीच में कुछ नहीं, तो कम से कम अभी क्या है, हवा है। अभी हम वही मान के चल रहे थे, इसलिए मैंने के की वैल्यू इतनी लिखी है। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो, चार्जेस यानी आवेशों, आवेशों के बीच क्या हो, वायु यानी हवा, या फिर निर्वात हो, निर्वात यानी वैक्यूम, हम वहां पे वो मान के चल रहे हैं। ये फर्स्ट केस हो गया, समझ जाओ कि यदि दोनों आवेशों के बीच में क्या हो, वायु या निर्वात हो, तब के की वैल्यू इतनी होगी। लेकिन यहीं पर एक स्थिति और बनती है, किंतु यदि, बट इफ, है ना, किंतु यदि दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच हवा या निर्वात यानी वायु या निर्वात न होकर के कुछ और चीज रखी हो, मान लो पानी रखा हो, मान लो केरोसिन रखा हो, मान लो लकड़ी रखा हो, कपास रखा हो, कुछ भी रखा हो, वो एक मीडियम हो जाएगा अदर देन एयर, एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो जाएगा, उस समय के की वैल्यू बदल जाएगी। तो दोनों आवेशों के बीच अगर कोई माध्यम हो, तब उस समय के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, उतनी साथ में एक चीज और जुड़ जाएगी 1/एप्सिलॉन r। देखो फर्क देख रहे हो इसमें ये कब वैल्यू लिखेंगे बेटा, जब दोनों के बीच वायु या निर्वात रहेगा। ये कब लिखेंगे, जब वायु या निर्वात नहीं रहेगा बल्कि कोई माध्यम रहेगा, तब लिखेंगे। तो ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1/एप्सिलॉन r का फर्क दिख रहा है। अब बोलोगे सर ये एप्सिलॉन r क्या है, तो अब उसके बारे में सुनिए। एप्सिलॉन r क्या है बेटा, जो माध्यम आपने इस्तेमाल किया दोनों के बीच में, आपने चाहे पानी रखा हो, कुछ भी रखा हो, उस माध्यम का परावैद्युतांक है। इंग्लिश में भी बताता हूँ, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं इसको, ध्यान से समझो, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम, जो आपने उनके बीच रखा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, हमको भी नहीं पता हो, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो उसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी सिर्फ शब्द को जानो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं किसको, एप्सिलॉन r को। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है अभी हम 5 मिनट बाद समझ लेंगे, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये क्या होता है। 2 मिनट बाद समझेंगे, इसको मिटाने के बाद चीजें कहीं नहीं जाएंगी, सब आपको समझ में आएंगी। फिलहाल आप इस शब्दों को बस ध्यान रखो कि इसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम यानी माध्यम का परावैद्युतांक। एक शब्द और बोलते हैं इसको, वो भी सुन लो। इसी एप्सिलॉन r को एक शब्द और बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलोगे, माध्यम की आपेक्षिक, वो निरपेक्ष था, वो निरपेक्ष था, ये क्या है, आपेक्षिक। याद रखना इस चीज को, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, बुक में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये माध्यम की, चलो लिख देता हूँ, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसी एप्सिलॉन r का दूसरा नाम है ना, एक नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक उसी को बोलते हैं, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता वही चीज है, विद्युतशीलता। डाउट है क्या, यही एप्सिलॉन r पक्का। चलिए हम वापस इक्वेशन 1 में जाते हैं और इस k की वैल्यू को रखते हैं। पहले भी रखे थे हम k की वैल्यू को, लेकिन पहले कौन से केस में रखे थे,
अभी भी ऐसे सिस्टम चल रहा है, लेकिन पहला वाला केस मतलब जब दोनों के बीच एयर मान के चल रहे थे, दोनों के बीच क्या मान के चल रहे थे, तो जब दोनों के बीच एयर या वैक्यूम मान के चल रहे थे ना, तो ये के की वैल्यू हम इतनी रखे थे, कहाँ गया ये देखो इतनी, डाउट है क्या, समझ में आ रहा है ना। ये वैल्यू कब रखे थे बेटा, जब दोनों के बीच एयर मान के चले थे, और जब हम दोनों के बीच कोई मीडियम मान के चल रहे हैं, एयर के अलावा कुछ और चीज हो, तब के की वैल्यू इतनी होगी। फिर हम के की वैल्यू को वापस जाएंगे इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो मेरे को एफ का एक दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पक्का, कहीं डाउट है तो देख लो, अच्छे से पूछ लो, समझ लो। बैक हटाना, हाँ ओके। अब सुनो मेरी बात, तो मैं ये वाला हिस्सा मिटाता हूँ, आप सब एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी याद रखना, काम आता है ये, और यूनिट्स याद रखना, के की यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर, और ये जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। मिटाओ इसको, अभी हम ऐसे सिस्टम में चल रहे हैं और एफ की वैल्यू निकल चुकी है। अब एक बात और याद रखना कि चलो पहले मैं के की वैल्यू रखता हूँ, फिर आपको वो बात सुनाता हूँ, ठीक है। अब मैं के का मान, के का कौन सा वाला मान, ये वाला मान, के का मान कहाँ रखने पर बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए। implies that f is equals to k की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, है ना। ये 1/1 में लिखे, एक साथ ही लिख दो, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, साथ में लगा दिए उसके, और Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। डाउट है क्या बताओ, फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो आप बताओ फर्क क्या नजर आ रहा है सर, वो वाले और ये वाले में कुछ भी तो फर्क नहीं है सिवाय एक चीज के, वहां पे एप्सिलॉन r नहीं है और यहाँ पे एप्सिलॉन r है। वो फॉर्मूला तब का है जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम था, ये फॉर्मूला तब का है जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम के छोड़ या उसके अलावा या उसके अतिरिक्त अनदर मीडियम है। डाउट है क्या, दिक्कत, व्हाट इज, यहाँ पे एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, देखो मैंने लिखा है, माध्यम का परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, या उसका एक और नाम है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। पर नहीं सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, क्या है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। वहाँ पे अभी हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी, वहाँ पे परमिटिविटी है ना, याद रखना, ये मैं वो वाला मिक्स कर दिया, अभी हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं ना, तो इसका थोड़ा मिक्स हो गया, तो याद रखना ये परमिटिविटी है। ओके, कहीं डाउट तो नहीं है ना। तो चलिए अब सुनो सर, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हूँ नाम, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। पक्का, ऐसे सिस्टम की बात हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे, सीजीएस सिस्टम की, ठीक है। किसकी बात चल रही थी, के की वैल्यू निकालने की बात चल रही थी। के की वैल्यू ऐसे सिस्टम में इतनी होती है, जो भी लिखा था मैंने, उसमें ऐसे सिस्टम में भी हमने दोनों केस पढ़े, जब एयर और वैक्यूम हो, और दूसरा केस क्या था, जब मीडियम हो। तो याद रहेगा आपको ये, कहीं डाउट है क्या। अभी मैं पूछूंगा के की वैल्यू कितनी होती है ऐसे सिस्टम में जब दोनों आवेशों के बीच वायु निर्वात हो, तो आप क्या कहेंगे, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के की वैल्यू कितनी होती है अगर दोनों के बीच में कोई माध्यम हो, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, साथ में एप्सिलॉन r और जुड़ जाता है। एप्सिलॉन r को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है, वेरी गुड, या फिर डाइलेक्ट कांस्टेंट, एप्सिलॉन r को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। याद रखना वो परमिटिविटी है ना कि परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिटिविटी, विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं उसको अपन, चलेगा, वो आपके नॉलेज के लिए मैंने दोनों नाम बता दिए, ताकि आपके सामने अगर बुक में कुछ नाम दिखे तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ने तो ये बताया नहीं करके, मैंने आपको दोनों बता दिए, आपके नॉलेज में जानकारी में रहेगा, कभी पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सुनो, अब मैं बात करता हूँ सीजीएस सिस्टम की। कौन से सिस्टम की, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में सर ये जो आपने इक्वेशन 1 में जो के नाम का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वाला कांस्टेंट लिया हुआ है सर, सीजीएस सिस्टम में उसकी वैल्यू 1 होती है मात्र, टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ कितनी होती है 1। उस हिसाब से सर अगर 1 हम यहाँ रख देंगे
तो समीकरण 1 से मुझे F कितना मिल जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? और अब फोर्स की वैल्यू हम न्यूटन नहीं बल्कि डाइन लिखेंगे, डी वाई एन ई डाइन। ठीक है, ये फोर्स की यूनिट हो गई कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। ऐसे सिस्टम में कितनी थी, न्यूटन। न्यूटन फोर्स की यूनिट न्यूटन। समझ में आया? बोल ना, कहाँ डाउट है? ब्लर दिख रहा था, चश्मा तो लगाई है। हाँ, सामने बैठे करना, तो कल से सामने बैठना, ठीक है, यहाँ बैठना, इन लोगों को दिख जाएगा पीछे से, इन लोग दिख जाएगा ना। हाँ, तो आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी वाली बात बताता हूँ। अब हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट चार्ज। क्या डिफाइन करने वाले हैं, यूनिट चार्ज। ओके, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 2 3 तीनों काम के हैं, और ये इसको 4 नंबर बोल देते हैं, ये चारों काम के हैं। चलिए मैं मिटाता हूँ इसको मिटा देता हूँ। अब सब ध्यान से सुनिएगा सर। देखो सर, ये कौन था सर, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 क्या था सर? तो तुम लोग बोलोगे सर ये के की वैल्यू थी, जो आपने जब आपने कूलॉम्स लॉ जब निकाला था, दोनों स्टेटमेंट को जब कंबाइन किया था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाया था और एक कांस्टेंट लिया था के, उस के की वैल्यू थी ये, कौन थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर है? कौन से सिस्टम में थी, कौन से सिस्टम में थी, ऐसे सिस्टम, शब्दों को समझो, ऐसे सिस्टम में थी, है ना, ऐसे सिस्टम में थी। और कौन सी स्थिति में थी, जब एयर थी, जब दोनों के बीच में एयर या फिर वैक्यूम था। क्लियर है? आपको एक मैं बात बता रहा हूँ, इसकी यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की एक और वैल्यू होती है, यानी इसको इक्वल अगर हम लोग करते हैं, 4 पाई की वैल्यू जो आप लिखोगे 3.14 या 22/7 जो भी है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताई थी 8.854 वाला जो भी था, याद है? उस सब को जब लिखोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपके पास लगभग इतना मिलेगा, 9 × 10⁹। इसको याद रखिएगा, कितना मिलेगा, 9 × 10⁹। मैंने क्या कहा, कुछ नहीं, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू इतनी होती है, बस इतना याद रखना। इसकी वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू इतनी होती है। पक्का? कोई डाउट? यूनिट क्या होती है इसकी, तो ये 1/एप्सिलॉन 0 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसमें 4 और पाई की कोई यूनिट नहीं होती, वो नंबर्स हैं। एप्सिलॉन 0 की यूनिट होती है, कितनी मैंने लिखी थी एप्सिलॉन 0 की यूनिट, याद है? वो तो वैल्यू था, यूनिट मैंने कितना लिखा था आपको याद है, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या लिखा था, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। याद रखिए इस बात को, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सब ध्यान से, ये 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कितनी वैल्यू हो गई। आइए अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या मिलेगा मुझे बताइए, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ रखूँ तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रहेगा ये बात, किसकी वैल्यू है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की इकट्ठी वैल्यू इतनी होती है, ये पूरे की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। इसको घर जाकर अच्छे से रिवाइज करना है बाबा, क्योंकि ऐसे सिस्टम में 2 केस बने, फिर सीजीएस सिस्टम में बना है ना। हाँ कंटिन्यू दे देता हूँ, कहीं भी आगे पीछे नहीं, सिस्टम चेंज हो ना बेटा बीच में। सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सीजीएस सिस्टम में भी हमको 2 केस बनाने चाहिए, एक तो के की वैल्यू 1, ठीक है, और एक के की वैल्यू 1 कब होगी, 1 कब होगी, जब सीजीएस सिस्टम है, वो भी कब, जब दोनों के बीच में एयर हो, है ना, और जब दोनों के बीच में मीडियम हो, तब कुछ नहीं, यहाँ पे भी चुपचाप तुमको 1/εr लिख लेना है। समझा? वही 1/εr जो एक्स्ट्रा फैक्टर आया था ना, वही एक्स्ट्रा फैक्टर आपको नीचे लिख लेना है।
उसमें वही फैक्टर के सामने में 4 पाई एप्सिलॉन 0 चिपका था, यहाँ वो नहीं चिपका, और क्या, इतना ही तो फर्क है ना, इसको आपको याद रखना है। अच्छा आप सुनिए, कठिन नहीं है, बहुत सरल चीज है, मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब हम यूनिट चार्ज का कंसेप्ट देखने वाले हैं। यूनिट चार्ज का कंसेप्ट कि यूनिट चार्ज क्या होता है, सब जन ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन नंबर 5 को गौर से देखिएगा। आइए इक्वेशन नंबर 5 में, इन इक्वेशन नंबर 5 एफ की वैल्यू अगर आप रखें 9 गुणित 10 की घात 9, इफ, मैं इफ मान के बोल रहा हूं, यानी कि मान लो अगर एफ की वैल्यू इतनी रखें, ठीक है, कितनी रखें, 9 गुणित 10 की घात 9, Q1 Q2 की वैल्यू सेम यानी इक्वल रखें और दोनों को Q नाम दे दें, Q1 इज इक्वल टू Q2 और उनको दोनों को क्या बोल दो, Q। और ये जो R दिख रहा है अगर उसको 1 रखें मीटर में, R को रखना है मीटर में, और ये जो फोर्स दिख रहा है उसको न्यूटन में, क्लियर है। आइए इन सब वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में रखते हैं, घबराना नहीं है, रखना बस है, आप देखना आपको क्या मिलता है। चलिए रखते हैं। अब ये मैं मिटाता हूँ, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से इसको लिख लूंगा, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो, सब ध्यान से समझिएगा कि हाँ, इक्वेशन नंबर 5 में आप एफ की वैल्यू इतनी रखो ना, चलो रखो, एफ की जगह कितना रखना है सर, 9 गुणित 10 की घात 9, चलिए रखते हैं 9 गुणित 10 की घात 9, इक्वल टू का है, इक्वल टू लगा दिए, उसके बाद है 9 गुणित 10 की घात 9, ये मैंने लिख दिया, फिर इक्वल टू Q1 Q2 को सर ने इक्वल रखा है और दोनों को क्या नाम दे दिया, मतलब Q1 की जगह पे भी Q और Q2 की जगह पे भी Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, समझ में, अपॉन R को सर ने बोला 1 मीटर रखो, तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 इंच होता है, क्लियर है। अब आप देखेंगे दोनों ओर से 9 कटेगा, दोनों ओर से ये भी कटेगा, बचेगा क्या, इधर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ बचेगा Q स्क्वायर, या Q स्क्वायर को इधर लिख के 1 को इधर लिख दो, स्क्वायर रूट करोगे तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। डाउट है क्या, नहीं है ना, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस माइनस 1, ये 1 आने के कारण ही अब यूनिट चार्ज का कंसेप्ट अब उत्पन्न होता है, यानी अब हम यूनिट चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो सुनिए, ठीक है। जो हमने फोटो बनाया था दो चार्जेस का, जिसमें हमने दोनों चार्जेस Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी कितनी लिखे थे, हाँ ठीक है, मैं यूनिट चार्ज को डिफाइन कर रहा हूँ। याद रखो Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 लाने के लिए तुमको क्या क्या करना पड़ा, तो F की वैल्यू इतनी रखनी पड़ी, Q1 Q2 को सेम रखना पड़ा, इक्वल रखना पड़ा, दोनों को Q नाम दे दिए, और R को कितना रखना पड़ा, 1 रखना, ये तुमको रखना पड़ा। तो जो रखना पड़ा ना, उसी को जोड़ जाड़ करके आप यूनिट चार्ज की डेफिनेशन इजीली बना सकते हैं। कैसे, अब वो सुनिए। सबसे पहले तो आपको बोलना है, यदि दो समान परिमाण के आवेश यानी सेम मैग्नीट्यूड के अगर दो कोई चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड बिकॉज मैंने दोनों को इक्वल रखा, मैंने दोनों को क्या रखा, इक्वल रखा, तो आप बोलना अगर दो सेम वैल्यू के दो चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, क्योंकि मैंने R को 1 रखा है, क्योंकि मैंने R को कितना रखा है, तो मैं बोलूंगा दो चार्जेस हैं, दोनों सेम वैल्यू के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, और दोनों एक दूसरे पर इतना फोर्स लगाएं, अगर दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएं, 9 गुणित 10 की घात माइनस 9, सॉरी माइनस 9, 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन, मिस्टेक हो जाता है, 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन, अगर इतना फोर्स लगाएं तब आप उन दोनों चार्जेस को कहेंगे यूनिट चार्ज। क्या कहेंगे, एक बार फिर से बोल देता हूं मैं, ठीक है, ताकि जो मिस्टेक हो गई थी वो सुधर जाए। अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड का हो चाहे सेम वैल्यू का हो, ठीक है, अगर सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और दोनों एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से रिपल करें, यहाँ पे आपको एक शब्द बोलना है रिपल्शन का, इसका एट्रैक्शन का नहीं, रिपल्शन का, क्यों मैं भी बता रहा हूँ थोड़ी देर, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कितना रिपल्शन का फोर्स लगाएं, 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स का रिपल्शन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल, कौन सा बल,
अगर लगाते हैं तब उन दोनों चार्जेस, वो दोनों चार्जेस में से हर एक को आप क्या कहेंगे, यूनिट चार्ज, यानी ये भी कहलाएगा यूनिट चार्ज और ये भी कहलाएगा यूनिट चार्ज। क्लियर है? पक्का? अब प्रश्न ये आता है सर आपने सब चीज समझा दिया, मगर आपने यहाँ पे इस बल को प्रतिकर्षण बल ही क्यों कहा, दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल्शन फोर्स से क्यों लगाएंगे, रिपल ही क्यों करेंगे, अट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, तो उसका कारण सुनो। आपने क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा, अपन जब डिराइव कर रहे थे इसको तो रास्ते में हमारे क्या आया था, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या आया था, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लिए तो क्या आया, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर है? आप मुझे एक बात बताओ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है तो क्यू की जगह क्या रखूं ताकि स्क्वायर करने पर 1 आए, या तो मैं 1 रखूंगा तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, या तो मैं -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर भी कितना आता है, 1 ही आता है ना। और एक जन को 1 और एक जन को -1 रखूं तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आ सकता है क्या, -1 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, लेकिन हमको क्या लाना है, इसका मतलब इस क्यू स्क्वायर को आप क्यू इंटू क्यू सोच के देखो, क्या सोच के देखो, क्यू इंटू क्यू सोच के देखो और इक्वल टू 1 सोच के देखो। अब मुझे बताओ इस क्यू की जगह मैं क्या रखूं ताकि 1 आ जाए, तो सर या तो आप दोनों जगह 1 1 रखो तो 1 आएगा, या दोनों जगह -1 रखो तब 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का प्रोडक्ट भी प्लस होता है। इसका मतलब क्या है कि या तो दोनों चार्जेस प्लस होने चाहिए या तो दोनों चार्जेस माइनस होने चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस का प्रोडक्ट भी 1 होता है और माइनस माइनस का प्रोडक्ट भी 1 होता है। अगर आप एक को प्लस और एक को माइनस कर दोगे तो प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, लेकिन जो जो इस पूरे चीज को गलत साबित कर देगा। इसलिए सही बात क्या है, सच में क्या होना चाहिए, दोनों चार्जेस या तो प्लस हो या तो दोनों चार्जेस माइनस, और दोनों प्लस होगा तब भी दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों माइनस होंगे तब भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सेम नेचर वाले चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये बात याद रखना। दो चार्ज अगर सेम नेचर के, सेम नेचर के मतलब या तो दोनों धनात्मक आवेश है या तो दोनों ऋणात्मक आवेश हो, तब ही दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए हमने जब ये बात कही थी तो हमने इस फोर्स को क्या कहा था, रिपल्शन फोर्स कहा था, कि अगर दो चार्जेस कैसे सेम मैग्नीट्यूड के एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, दो समान परिमाण के आवेश अगर दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और दोनों एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तो दोनों में से प्रत्येक चार्ज को हम कहेंगे एकांक आवेश या इकाई आवेश। ठीक है, इंग्लिश में वही है, इफ देयर आर टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 1 मीटर अपार्ट, है ना, 1 मीटर अपार्ट मतलब दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, एंड इफ दे आर रिपल ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, इतने न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को क्या करें, वो रिपल करें, तो उसमें से हर एक चार्ज को आप यूनिट चार्ज कहेंगे। समझ में आएगा? पक्का? कोई डाउट है क्या? सच में नहीं है? यूनिट चार्ज का कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? कहीं डाउट है तो पूछ लो। अच्छा ये बताओ, ये सब क्यों रखे थे? एफ की वैल्यू 9 × 10⁹ क्यों रखा मैं? इसीलिए रखा ताकि इससे कट जाए, क्योंकि हमको इक्वेशन नंबर 5 में ऑलरेडी ये चीज दिख रही है, इसलिए मैंने एफ की वैल्यू ये रखी ताकि मैं ये कटे तो अकेला क्यू बचे, अकेला क्यू बचे तो मैं क्यू की वैल्यू डेफिनेशन डिफाइन कर सकूं। क्लियर है? पक्का? बढ़े आगे चलो। अब सीजीएस सिस्टम में याद करो, सीजीएस सिस्टम में एफ की वैल्यू मैंने कितनी लिखी थी, याद करो। सीजीएस सिस्टम में मैंने एफ की वैल्यू क्या लिखी थी, यहाँ पे चलो इतने में हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम इतने में हो जाएगा। याद करो बेटा, एफ की वैल्यू थी के Q1 Q2 बाय आर। शुरुआत में कूलम्ब्स था, जब मैं बना रहा था तो इतनी थी एफ की वैल्यू। सीजीएस सिस्टम में मैंने के की वैल्यू 1 लिखी थी, याद है आपको? तो के की वैल्यू जब आप 1 लिखोगे तो एफ की वैल्यू मिलेगी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डाउट है क्या? अब यहाँ पर मुझे अगर यूनिट चार्ज की डेफिनेशन पता करनी है, कौन से चार्ज की डेफिनेशन? यूनिट चार्ज की डेफिनेशन। तो कुछ नहीं करना है, चलिए सर यहाँ पे Q1 Q2 को सेम रखो, इसको नाम दे दो Q, R को रखो 1 सेंटीमीटर, बिकॉज हम सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो R को अब रखेंगे सेंटीमीटर में, वहाँ R को रखते थे मीटर में। क्लियर है? घबराने की बात नहीं, बहुत सरल है, आप सिस्टम को देख लो, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो दूरी को इसमें सेंटीमीटर में नापते हैं, तो मैंने R को रखा 1 सेंटीमीटर।
पक्का। और एफ को रखो 1, वॉट 1 डाइन, 1 डाइन। वहाँ एफ को मैंने फलाना न्यूटन रखा था, 9 × 10⁻9 न्यूटन। आर को 1 मीटर, इसलिए क्योंकि जो वैल्यू आई थी 1 कुलॉम, वहां पे 1 कुलॉम बोलना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ कुलॉम नहीं बोलेंगे चार्ज को। ठीक है, देखते हैं आगे। तो समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे एफ 1 न्यूटन नहीं डाइन, आर 1 मीटर नहीं सेंटीमीटर, बिकॉज हमारा सिस्टम बदल रहा है ना। ठीक है, तो चलिए जब आप इन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे सर, आइए रखते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 5, 6 दे दो। चलो रखो ना सर, रखो ना, कितना मिलेगा बताइए। एफ की वैल्यू 1 रखो सर, 1 रख दिए सर। Q1 Q2 सेम सेम, दोनों को क्यू क्यू बोल दो, क्यू स्क्वायर हो जाएगा सर। आर की वैल्यू आपने 1 रखी, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंच होगा सर, 1 इंटू एन है 1। और आप सेम कहानी तो सेम होगी ना सर, कहानी तो क्या होगी, सेम होगी। क्यू की वैल्यू अब भी आपको ±1 मिल रही है, अब भी यूनिट चार्ज आप डिफाइन किए हो, मगर आप पहले ऐसे सिस्टम में डिफाइन किए थे, अब सीजीएस सिस्टम में डिफाइन किए हो। ये भी यूनिट चार्ज है, ये सीजीएस सिस्टम में है। अब आप इसको क्या बोलोगे, जब दो चार्जेस, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर नहीं सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे को पहले 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से रिपल करते थे, अब दोनों एक दूसरे को 1 9 के फोर्स से रिपल करेंगे, और तब दोनों में से प्रत्येक चार्ज कहलाएगा यूनिट चार्ज। एकांक आवेश ये अब भी कहलाएगा। तो मगर फर्क उसमें इसमें क्या रहा सर, वहाँ जो यूनिट चार्ज है उस यूनिट चार्ज की यूनिट यानी इकाई यानी मात्रक वहाँ कुलॉम होता था, यानी उस आवेश का मात्रक वहाँ कुलॉम होता था, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे थे। यहाँ पे जो यूनिट चार्ज आया है उस यूनिट चार्ज यानी इकाई आवेश की जो इकाई है वो होगी, हिंदी में हम लोग लिखते हैं इसको स्थैत कुलॉम। क्या लिखते हैं, स्थैत कुलॉम, इंग्लिश में स्टेट कुलॉम लिखते हैं, COUL जो भी है स्टेट कुलॉम, या इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसका अपन, इसको इलेक्ट्रोस्टैट, हाँ वही जो भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। शॉर्टकट में हम इसको लिखते हैं ESU, याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ESU। स्टेट कुलॉम भी कहते हैं। फर्क समझ आ रहा है? तो ऐसा ना सोचना सर वो भी यूनिट चार्ज है, ये भी यूनिट चार्ज है, यहाँ पे तो पूरे आपने, ये सिस्टम बदलने से हर चीज़ बदलेगी ना। फोर्स जो न्यूटन में था डाइन में, दूरी जो मीटर में थी सेंटीमीटर में, चार्ज तो जो कुलॉम में निकला था वो स्टेट कुलॉम में निकला या ESU में निकला, याद है, याद रहेगा ना। ओके कंप्लीट, पक्का, कहीं डाउट है क्या? देखो ये टॉपिक कुलॉम्स का कंप्लीट होता है, आपको इसको घर जा करके एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, आज के आज करना पड़ेगा, अब भी करना पड़ेगा। ठीक है।